Hello friends, Namaskar. Welcome to our YouTube channel. In this video, we shall talk about the chemistry questions under the general science sections which are asked in BPSC prelims examinations. अब हम इस वीडियो रसायन विज्ञान का पहला पार्ट लेके जा रहे हैं। हम अब केमिस्ट्री का सीरीज हम चालू करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि बीपीएससी में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इससे आपको एक ट्रेंड का ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। दूसरा बात, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस बात करेंगे और इसमें ऑप्शन वाइज हम इसके एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। और मेरा केमिस्ट्री के अंतर्गत ये पार्ट 1 है, ठीक है। और इसी तरीके से लगभग केमिस्ट्री में लगभग अभी तक में 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको कि लगभग 7-8 वीडियो के अंतर्गत हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें है, क्वेश्चंस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तत्व का मतलब एलिमेंट, कि एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। एलिमेंट वह इंटाइटी है, ठीक है, जो कि एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स का 3 कैटेगराइजेशन है। एक मेटल्स है, जिसको धातु बोलते हैं। दूसरा नॉन मेटल्स हैं, जिसको कि अधातु कहते हैं। तीसरा मेटलॉइड कहते हैं, जिसे कि उपधातु बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम इसमें ऑप्शन की बात करें। धातु, धातु क्या है? एलिमेंट है। और धातु भी एलिमेंट है, उपधातु भी एलिमेंट है। अब गैस, ठीक है, कुछ गैस आपके नॉन मेटल हो सकते हैं, लेकिन गैस के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकते हैं, अमोनिया NH3 भी गैस आ सकती है। क्या है? कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं होंगे। और मैथ और साइंस में क्या होता है, जो स्टेटमेंट अगर गलत हो गया, तो अगर एक भी स्टेटमेंट वो गलत हो गया तो पूरा 100% वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैस। गैस क्या है? आपका तत्व नहीं है। अगर ये कहा था कुछ गैस तत्व हो सकते हैं, जैसे जैसे आपका हो गया हीलियम, हो गया नियॉन, हो गया, ठीक है, ये आपके एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम इसमें एक चीज़ हम बात कर लेते हैं कि मेटल्स के अंतर्गत कुछ जो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। उस तरह से नॉन मेटल के अंतर्गत जो जितने भी इनर्ट गैस हैं, जितने भी गैस हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन मेटल के अंतर्गत आते। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? और धातु के। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि मेटलॉइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मेटलॉइड के अंतर्गत सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब क्या है? उपधातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी लेवेजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवेजियर को कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जा सकता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिसिन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम इसमें अब बात करेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो क्या हो गया? एंटोनी लेवोइयर हो गया। अगर हम फादर ऑफ फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे, तो इस पे कोई कंसेंसस नहीं है, कोई एक आम सहमति नहीं है कि भाई किसको कहा जाता है। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि इसमें किसी ऑप्शन में आपको न्यूटन दे सकता है, कहीं पे गैलीलियो गैलीलाई का नाम हो सकता है, और कहीं पे आइंस्टीन का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस ऑप्शन में आप उसको टिक कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, उसे एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अब इसी जीव विज्ञान के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, एक जूलॉजी
जिसको कि जंतु विज्ञान कहते हैं, एक कहते हैं बॉटनी। ठीक है, अब कह रहे जूलॉजी का फादर कौन है? जूलॉजी का फादर भी अरिस्टोटल ही है, अरस्तु ही है, और बॉटनी का जो फादर है वो थियोफ्रेस्टस है। कौन है वो? थियोफ्रेस्टस है। ओके, इसी के अंतर्गत एक और चीज हम बात करेंगे, मेडिसिन। मेडिसिन जनरली वो बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो मेडिसिन का जो फादर है वो हिप्पोक्रेटस है। क्या है वो? हिप्पोक्रेटस है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लिवेजर, फादर ऑफ फिजिक्स कोई कंसेंसस नहीं है, न्यूटन, गैलीलियो गैलीलाई, आइंस्टीन का नाम आ सकता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु, फिर बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी उसका भी फादर अरस्तु, बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। ओके, ठीक है। अब हम इसमें एक ऑप्शन में है कि सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, जिसको कि रमन्स इफेक्ट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है उसको? रमन्स इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। ठीक है, कारण एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? मास नंबर इजकल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दिया, तो इसका मतलब आपको प्रोटॉन की संख्या बता दिया है। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 18, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 20 है। तो आपका मास नंबर कितना हो गया? 38 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये 65 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी के समेशन को क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। ओके, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, और हम एक और चीज कह सकते हैं, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? एटम न्यूट्रल होते हैं जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन ना हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? कोई भी जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, तो ये एक तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। सिमिलर क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड करे कि 94,242, जहां ऊपर लिखा रहेगा वो मास नंबर लिखा रहेगा, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या मास नंबर कितना हो गया? 242। ओके, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 94 हो गए। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे क्या होगा? मास नंबर में से प्रोटॉन को हम घटा देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 148। ठीक है, तो आप इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे कांस्टेंट क्या है? फैराडे कांस्टेंट जो है ना, आपको एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है? एक यूनिवर्सल, जिसको सार्वभौमिक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको जी का जो वैल्यू होता है, पहले हम फैराडे कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। फैराडे कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, फैराडे कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? फैराडे कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 9.65 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर मोल। कूलम्ब पर मोल होता है। ओके, अब इसी कूलम्ब को कोई वर्क और वोल्ट में भी चेंज कर सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल का ये मतलब होता है, अगर हम चंद्रमा पे भी अगर इस कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे चार्ज से रिलेटेड, तो वहाँ भी फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू वही होगा। इन द सेम मैनर अगर हम बात करेंगे क्या कि जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, जी का वैल्यू कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, मीटर का पावर 3, केजी का पावर -1 और सेकेंड का पावर
2। तो ये भी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो कहीं भी अगर हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे तो जी का वैल्यू चाहे चंद्रमा हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे कहीं भी हो, तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। इसलिए कहते हैं यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, हर जगह वही रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कांस्टेंट क्या होता है, अगर मीडियम जैसे चेंज होता है तो उस कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख लिए कि फेराडे कांस्टेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, और इसका वैल्यू क्या होगा 9.65 इंटू 10⁴ प्लस 4 कूलम्ब पर मोल। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा 6.673 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब kg⁻⁻1 सेकेंड की पावर -2। ओके, तो यहाँ से फेराडे कांस्टेंट से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। अब एक तरह से पीएच यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट, ये चैप्टर एक क्वेश्चन जो है वो एसिड बेस एंड साल्ट का है। अगर पीएच पूछा जा सकता है तो किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है किसका है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन है क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। और आप देखो उदासीन विलयन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का इक्वल टू 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का लेस देन 7 होता है। और शुद्ध पानी का भी कितना होता है, इक्वल टू 7 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी होगा और बी भी होगा, और इसलिए इसका ऑप्शन ई हो गया, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 64th बीपीएससी 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो शुद्ध पानी जो होता है, जैसे वर्षा का पानी को भी वो शुद्ध जल का शुद्ध रूप ही माना जाता है। अगर बोले वर्षा के जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो उसका भी पीएच वैल्यू 7 ही। अगर उसमें कुछ ना कहा जाए तो, कोई कंडीशन ना लगाया जाए तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7, शुद्ध पानी का भी पीएच वैल्यू 7, ठीक है। ओके, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन अम्लीय सॉल्यूशन लेस देन 7, बेसिक सॉल्यूशन का ग्रेटर देन 7। ओके, यहाँ पे हम कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम याद कर लेते हैं कि पीएच वैल्यू जो है ना, पीएच स्केल कौन दिया था, तो इसको दिया था सोरेनसन ने। क्वेश्चन ये पूछता है किसने दिया था, वो सोरेनसन ने दिया था। या ये कहते का पीएच वैल्यू को डिस्कवरी कौन किया था, तो सोरेनसन ने किया था। इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएच का फार्मूला, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ओके ओके, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम कुछ और भी सब्सटेंस का हम पीएच वैल्यू जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 8.4, 8.4 सी वाटर। ब्लड का 7.4 यानी कि 7 से अधिक है। ब्लड का क्या है 7.4, तो सी वाटर का 8.4, ब्लड का 7.4, और लार का सलाइवा का 6.5, सलाइवा का 6.5, दूध का 6.4। देखिए 0.4 से 2-3 हो गया। सी वाटर का 8.4, ब्लड का 7.4, मिल्क का 6.4, और यूरिन का, यूरिन मूत्र का 6, एग्जैक्ट 6। वाइन का, शराब का 2.8, ठीक है। विनेगर का 2.4। अब देख रहे 0.4 से 2-3 हो गया। सी वाटर का 8.4, ब्लड का 7.4, मिल्क का 6.4, और विनेगर का 2.4, और एक लेमन का याद रख लीजिएगा 2.22। ओके, ये कुछ बेसिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वही हो गया पानी का पीएच मान कितना है। ये क्वेश्चन 64th में भी पूछा और 65th में भी पूछा। ओके, तो ये एसिड बेस एंड साल्ट को हम लोग देख लेंगे। तो पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। अभी हम लोग देख ही लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और पीएच वैल्यू, पीएच स्केल कौन दिया था, सोरेनसन ने दिया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट पीएच पे ही क्वेश्चन है। करे एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, तो H प्लस आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, अगर ये जब ये माइनस में होता है, जैसे 10, अगर पीएच वैल्यू 3 है तो इसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन 10⁻³ होगा। अब देखिए 10⁻³ से कितना हो गया, 10⁻6 हो गया है। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करेंगे 10⁻³ छोटा है, 10 बड़ा है,
10⁻⁻6 छोटा है। ओके, और ये कितना 10⁻³ कितना बड़ा है? 1000 टाइम्स बड़ा है। कितना बताइए? 1000 टाइम्स ये बड़ा है। और -6 क्या है बताइए? उससे 1000 टाइम्स कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगी। 1000 गुना क्या होगी? कम हो जाएगी। ओके, माने जितना पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा उसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है कि एसिड वह सब्सटेंस होता है जिसमें कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो, और बेस वह होता है जिसमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हो। इसका मतलब एक बेस जो होगा उसमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। इसका मतलब जैसे पीएच वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा? H प्लस आयन जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और जितना होगा, अगर 3 से 5 होता तो 10⁻² से घट जाता। ओके, तो ओके, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं, ठीक है। तो पीएच वैल्यू से ये सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रोमीन, कह रहा ब्रोमीन होती है, कह रहा रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यधिक ज्वलनशील गैस, लाल तरह। पहला बात तो ब्रोमीन क्या होता है कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, इस तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में पाया जाता है। अगर ये ऑप्शन में गैस है तो ये ऑप्शन गैस वाला कट गया। ओके, सॉलिड वाला भी कट गया। ओके, तो इसमें क्या है कि लाल द्रव, हालांकि ब्रोमीन क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? ज़्यादा रेडिश होता है, हल्का ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? लाल द्रव हो जाएगा क्योंकि इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है। और ब्रोमीन जो होता है ना वो हेलोजन ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 17 का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एक ब्रोमीन के बारे में एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कि एक लेस इन्फ्लेमेबल है, ये उतना जलता नहीं है। लेस मतलब बहुत ही कम ज्वलनशील होता है, और ये वाटर में भी लेस सोल्यूबल है, वेरी वेरी लेस सोल्यूबल है। एक तरह से इनसोल्यूबल ही मान सकते हैं आप, बहुत ही लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं समझ गए कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यह रेडिश ब्राउन लिक्विड है, ठीक है। ओके, ये हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, हेलोजन ग्रुप को ही ग्रुप नंबर 17 भी कहा जाता है, ठीक है। ये लेस इन्फ्लेमेबल है और लेस सोल्यूबल इन वाटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग, जो हम लोग वेल्डिंग में जो गैस जो वेल्डिंग होता है ना, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन O2 प्लस एसिटिलीन या एसिटाइलिन, जो भी पढ़ सकते हैं आप। और इसी एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है, C2H2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इसमें गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है। तो अब इसमें एक ये आप कह सकते हैं कि इसका मतलब लोहा को भी पिघला देता है। मैंने ये गैस वेल्डिंग एसिटिलीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इतना ज़्यादा ये इनफ हीट प्रोड्यूस करता है कि 1500, क्योंकि लोहा का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है, उसको भी पिघला देता है, फिर से उसको ज्वाइंट कर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जो होता है वो इनफ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, मतलब ये कोई भी मेटल को क्या करता है? वो पिघला देता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक हम बात करेंगे कि इसी एसिटिलीन से क्या होता है, तो इसी को ऑक्सी एसिटिलीन भी कहीं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहा जाता है, इसी को ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहा जाता है। अब हम एक एसिटिलीन वर्ड से हम एक और क्या देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, एक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, उन्हें फलों के पकने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है नेचुरल राइपनिंग, अगर आपको पेड़ में ही अगर फल पक जाएगा उसको नेचुरल राइपनिंग बोलेंगे। और आप घर के अंदर अगर आम को कोई भी फल को पकाएंगे वो आर्टिफिशियल राइपनिंग होगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम नेचुरल राइपनिंग की बात होगा तो इसमें भी नेचुरल राइपनिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इथाइलिन गैस का यूज होगा, C2H4,
C2H4, ठीक है। तो फ्रूट, इसी को C2H4 जो गैस है ना, इसी को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर नेचुरल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होगा तो उसमें C2H4 यानी इथाइलिन गैस का यूज होता है, ठीक है। और इथाइलिन गैस को ही फ्रूट राइपनिंग हार्मोन को नेचुरली होता है, तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। अगर हम आर्टिफिशियल राइपनिंग की बात करेंगे, इसमें एसिटाइलिन गैस का यूज होता है। किसका होता है? एसिटाइलिन गैस का यूज होता है। तो आप एसिटाइलिन गैस कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये देखिए, एसिटाइलिन गैस क्या होता है कि जब हम आम तौर पे घरों में क्या होता है, जब हम आम को पकाते हैं ना, तो माँ वगैरह कहती है कि कारपेट लेते जाओ, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है CaC2। वो क्या करते हैं, उसी कारपेट पे क्या होते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो वही जो कारपेट होता है, कैल्शियम जो जो कार्बाइड होता है CaC2 पे जब पानी का हल्का सा छींटा पड़ जाता है तो उसी से C2H2 गैस निकलता है, और वही C2H2 गैस जो होता है वो एसिटिलीन होता है, तो जो आर्टिफिशियल रैपनिंग में हेल्प करता है। तो इसमें क्वेश्चन ये अगर पूछेगा आर्टिफिशियल रैपनिंग में कौन सा गैस यूज होता है, तो वो होगा क्या, एसिटाइलिन गैस यानी C2H2। बोलेगा कौन सा सब्सटेंस का यूज करके C2H2 गैस प्रोड्यूस करता है, तो आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2। ओके, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।